हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1987 में आई हॉरर एंथोलॉजी फ्रॉम अ विस्पर टू अ स्क्रीम का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जेफ बर, जिन्हें आप जानते हो टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 3 से। इसमें आप 4 टेल्स देखोगे और एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है टेनेसी के छोटे से टाउन ओल्ड फील्ड में, जहां कैथरीन वाइट नाम के एक सीरियल किलर को डेथ पेनल्टी दी जा रही है। ये 4 साल की एज से मर्डर कर रही है और रिसेंटली इसने मारा अपने नए हस्बैंड को। उसे लीथल इंजेक्शन दे दिया गया और वो बड़े आराम से दम तोड़ने लगी। एक बेथ नाम की रिपोर्टर भी वहाँ मौजूद थी, जिसे गुड नाइट कहकर वो हमेशा के लिए सो गई। और ये था मूवी का इंट्रो। वहाँ से बेथ सीधा जाती है एक्सपो किसी लाइब्रेरी में, जहाँ पर था कैथरीन का अंकल जूलियन वाइट, जिसका रोल किया है विंसेंट प्राइस ने। कैथरीन की मौत के बारे में जानकर वो जरा भी हैरान नहीं था, क्योंकि इस टाउन के लिए ये कोई नई बात नहीं है। सालों से यही होता आ रहा है, पहले मर्डर्स बाद में किलर का एग्जीक्यूशन, लेकिन इससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। जूलियन के मुताबिक इस टाउन की हवा में ईविल है। यहाँ का इतिहास काफी पुराना और भयानक है। बेथ को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए अब जूलियन उसे कुछ स्टोरी सुनाएगा इस टाउन के पास की, और वही हमारी टेल्स होंगी। पहली टेल का नाम है स्टैनली। ये कहानी है स्टैनली बर्नसाइड की, जो कि एक डेड लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। तभी अचानक वो डर के मारे जाग गया, लेकिन तब भी उसके बगल में कोई लेटा था। चादर हटाने पर उसके नीचे खून में सनी एक लड़की मौजूद थी, जिसे देख स्टैनली चिल्लाने लगा। वो उसे फोर्स कर रही थी खुद के साथ रोमांस करने के लिए। तभी उसकी आंख खुल गई, यानी ये सपने में ही सपना देख रहा था, और वो भी डेड वुमन के साथ रोमांस का। अगले दिन उसकी दी गई पार्टी में उसके सभी कलीग्स आए थे, जिसमें ग्रेस नाम की लड़की भी शामिल थी, जो कि इसकी बॉस है। ये उसे काफी पसंद करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। उसी रात वो अपनी बीमार बहन आइलीन की सेवा में लगा हुआ था, क्योंकि इन दोनों का और कोई है नहीं। आइलीन पूरी तरह इस पर निर्भर है। अगले दिन हिम्मत करके स्टैनली ग्रेस से थोड़ी बात बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रेस ने उसे जरा भी भाव नहीं दिया। रोज की तरह वो घर वापस आकर अपनी बहन के लिए डिनर तैयार करने लगा, और अब ये काम इसे पसंद नहीं आ रहा। अगली शाम उसने सीक्रेटली कुछ फूल ग्रेस को भिजवा दिए, जो उसे काफी पसंद आए, क्योंकि वो नहीं जानती कि इन्हें भेजा है स्टैनली ने। घर आकर स्टैनली उसे फोन करना चाह रहा था, इसलिए नर्वस होने के बावजूद उसने कॉल लगा दी। ग्रेस के फोन उठाने पर वो हड़बड़ाते हुए उससे डिनर के लिए पूछता है, जिसके लिए वो नहीं मानती। तब वो बताता है कि फूल मैंने ही भेजे थे, इसलिए थोड़ा नाइस बनकर वो भी मान गई। स्टैनली जल्दी से आइलीन को खाना देकर वहाँ के लिए निकल गया, क्योंकि ये मौका गंवाना सही नहीं होगा। वहाँ पहुंचकर दोनों डिनर कर रहे थे, तभी अचानक ग्रेस खून उगलने लगी, लेकिन ये सिर्फ स्टैनली का वहम था। उसे घर वापस छोड़ते हुए स्टैनली काफी बातें कर रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ग्रेस ने सीधा ही उसे बोल दिया कि खुद का पोपट होने से पहले मुझे घर छोड़ दो, और ये सुनकर वो जबरदस्ती पर उतर आया। ग्रेस कार से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्टैनली का प्लान कुछ और ही था। उसने गला घोटकर ग्रेस को जान से मार डाला। रोते हुए उसकी लाश उसने वहीं पर छोड़ दी, जिससे उसके मर्डर की खबर पूरे टाउन में फैल गई। कल उसका फ्यूनरल है, लेकिन इस बार भी स्टैनली का प्लान कुछ और है। रात के अंधेरे में वो फ्यूनरल होम में घुस गया, जहाँ ग्रेस की बॉडी मौजूद थी। इसके जीते जी जो ये नहीं कर पाया, वही करने ये आया है। उसने ग्रेस की डेड बॉडी को ही रेप कर डाला, और कुछ इस तरह जो भी सपने से आ रहे थे वो इसने सच कर दिए। ये बन चुका है एक नेक्रोफाइल। अब किसी को कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि अगले दिन उसे दफना दिया गया। इसी तरह 9 महीने बीत गए, और स्टैनली तो कब का ग्रेस को भूल गया, लेकिन एक चीज जो उससे चिपकी है वो है उसकी बहन। काम से वापस आते ही वो थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी आइलीन ने आवाज लगा दी, जिससे वो काफी गुस्सा हो गया। वो मेकअप करके नहाने को तैयार खड़ी थी, क्योंकि इसका प्यार भी कुछ अलग ही मोड़ ले रहा है, जिससे पक कर स्टैनली ने उसे भी स्टैब कर दिया। वो उसे भी सेम वैसे ही गला घोटकर मार देता है। अब आखिरकार स्टैनली चैन से जी पाएगा, ऐसा उसे लग रहा था। आधी रात को ग्रेस के कब्र से कोई बाहर निकला, और वो सीधा पहुंच गया स्टैनली के घर। आहट सुनकर स्टैनली नीचे जाकर देखता है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अभी वो कुछ समझा भी नहीं था कि तभी अचानक किसी ने उस पर हमला बोल दिया, लेकिन किस्मत से वो बच गया। ये सब कर रहा था एक ज़ॉम्बी बच्चा, जो निकला है ग्रेस के पेट से, और ये बेटा है स्टैनली का। उसने स्टैनली का हार्ट डैमेज कर डाला। अब वो जल्दी से ऊपर जा रहा था, तभी आइलीन की लाश उसके सामने आकर गिर गई। वो डरते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी बच्चे ने उसे भी नीचे गिरा दिया। यहाँ वो खुलकर सामने आ गया, और वो स्टैनली को डैडी कहकर बुला रहा था, जिससे स्टैनली भी समझ गया कि ये उसका काल है। वो सीधा ही उस पर टूट पड़ा, और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो बेथ के मुताबिक ये कहानी थी एक पागल आदमी की, लेकिन जूलियन का कहना था कि इस टाउन ने उसे एविल बना दिया, और वो अकेला नहीं है। सेकंड टेल का नाम है ऑन दी रन। ये बात है 1950s की। एक चोर जैसी हार्डविक 2 गैंगस्टर से बचकर भाग रहा था, लेकिन एक ने उसे शूट कर दिया, और गोली लगी उसके दिल के पास। ये देखकर वो दोनों उसे मरने के लिए छोड़कर चले गए, लेकिन गिरते पड़ते रेंगते हुए वो पहुंच गया एक बोर्ड तक।
बोट के जरिए वो बहता जा रहा था, तभी किसी ने उसे किनारे पर खींच लिया। होश आने पर वो बोट में ही था और कुछ डिफॉर्म हाथों ने उसे पानी में खींच लिया, लेकिन ये बस एक बुरा सपना था। फिलहाल यह है क्रीपी से घर में जिसमें रहता है फेल्डर, जिसने इसकी जान बचाई। पूरे स्वाम्प में उसके अलावा कोई भी नहीं रहता। आधी रात को फेल्डर कोई रिचुअल करके एक पोशन पी रहा था और ये सब जेसी ने भी देख लिया। अगले दिन उसकी हालत काफी इंप्रूव हो गई थी। वो फेल्डर से पूछता है कि तुम यहाँ कब से रह रहे हो, तो वो कहता है कि काफी टाइम से। वो कोई भी जवाब ठीक से नहीं देता। इस बातचीत के बाद फेल्डर बाहर चला गया और उसके जाते ही जेसी ने छानबीन शुरू कर दी। उसे एक जर्नल मिल गया जिसमें सदियों पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग्स मौजूद थी, यानी फेल्डर सदियों से जिंदा है और ये देख जेसी के होश उड़ गए। वो 1800s में भागा हुआ एक स्लेव है जो कि वुडू के सहारे अब तक जिंदा है, यानी कि उसके पास अमर होने का सीक्रेट है। उसकी एज होगी कम से कम 200 साल। उसके आते ही जेसी ने सीधा उसे कन्फ्रंट कर लिया ताकि वो ये सीक्रेट इसे भी सिखा दे, लेकिन इसके लिए जेसी को काफी लंबे समय तक यहीं पर रहना होगा और इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा इसके बिजनेस चल रहे हैं। खैर, इसी तरह सीखते हुए 3 हफ्ते बीत गए, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गया। वो उससे वही पोशन मांग रहा था, लेकिन वो नहीं देता, इसलिए जेसी फेल्डर को बेहोश करके नदी में ले आया, जहाँ वो उसे डरा कर सीक्रेट पूछ रहा था, लेकिन हाथापाई में फेल्डर बिना कुछ बताए पानी में गिर गया। वापस आकर जैसी पूरा घर छान रहा था, तभी फेल्डर ने वापस आकर उसे बेहोश करके बांध दिया। उसकी आंख खुलने पर फेल्डर बताता है कि तुम्हारा इलाज करते वक्त मैंने ऑलरेडी तुम्हें वो पोशन दे दिया था, जिससे तुम्हारी लाइफ में 70 साल और ऐड हो गए, लेकिन बदले में तुमने मुझे ही मौत के हवाले कर दिया। अब मार तो ये इसे नहीं सकता, लेकिन ये इसे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। उसने जेसी पर केरोसिन छिड़क कर एक बड़ी सी आग से उसके हाथ पैर डैमेज कर दिए, साथ ही आग भी लगा दी। उसके बाद वो उसे रोड पर छोड़ आया, जहाँ से लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उसकी हालत देखकर डॉक्टर परेशान थे, क्योंकि मशीनों के मुताबिक वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आंखें इसकी गवाही नहीं दे रही। अब 70 सालों तक ये इसी हालत में फंसा रहेगा और यही सोचकर उसके आंसू निकल रहे थे। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो बैथ के मुताबिक ये फिक्शन है, लेकिन जूलन के मुताबिक फैक्ट। उसका कहना था कि इस टाउन की हवाई ऐसी है जिसे भी लगी उसका काम खराब हो गया, और कैथरीन भी उन्हीं में से एक थी। थर्ड टेल का नाम है लवक्रॉफ्ट ट्रैवलिंग अम्यूजमेंट्स। ये बात है 1933 की। एमरिलिस नाम की एक लेडी जो कि एक कार्निवल में आई थी, जहाँ कई तरह के आकर्षण मौजूद थे, लेकिन लोग एक शो के लिए काफी एक्साइटेड थे जिसमें स्टीवन नाम का कलाकार उन्हें कांच खाकर दिखाएगा। एमरिलिस भी अंदर पहुंच गई क्योंकि स्टीवन इसका बॉयफ्रेंड है। वो कांच से लेकर ब्लेड तक सभी चीजें खा गया और उसे देखकर सबके पेट में दर्द हो रहा था, सिवाय उसकी गर्लफ्रेंड के। शो के बाद वो दोनों रोमांटिक हो रहे थे और एक लियोनार्ड नाम के आदमी ने उन्हें देख लिया। स्टीवन को पोकर खेलने जाना था, इसलिए एमरिलिस ने उसे कल कब्रिस्तान में बुला लिया मिलने के लिए। काफी शांत जगह चुनी। स्टीवन पूरे क्रू के साथ पोकर खेल रहा था, तभी कार्निवल की मालकिन वहां आकर उससे एमरिलिस के बारे में पूछने लगी, क्योंकि बिना इसकी इजाजत के ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये इसके कैदी हैं। वह बैठा एक आर्टिस्ट टिंकर विरोध कर रहा था, लेकिन पुलिस की धमकी सुनकर वो शांत हो गया और यहाँ हम काफी कुछ समझ गए। यहाँ मौजूद हर एक आदमी क्रिमिनल है जिन्हें इस लेडी ने बचा लिया, उनकी कोई ना कोई चीज लेकर, जैसे कि आजादी और यहाँ तक कि किसी का चेहरा भी। इससे क्लियर हो गया कि ये कोई आम लेडी नहीं है। खैर, एमरिलिस इस सब में ना फंसे, इसलिए अगली शाम स्टीवन उसे समझाने पहुंच गया, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तब वो उसे कांच वाली ट्रिक दिखाता है, क्योंकि ये ट्रिक नहीं, ये असल में एक ग्लास हीटर है और ये पावर इसे दी उसी लेडी ने। इसके बावजूद उन दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट हो गया, लेकिन तभी स्टीवन के हाथ से बाहर आते कांच के टुकड़ों ने उन दोनों को ही इंजर्ड कर दिया, इसलिए वो जल्दी से वापस भाग गया। वापस आने पर उस लेडी के हाथ में थी स्टीवन की डॉल। उसी के जरिए वो ये सब कर रही थी। उसने सीधा ही स्टीवन को समझा दिया कि गलती से ये जगह छोड़ने की कोशिश करो और तुम जानोगे कि असली दर्द क्या है। उसके जाते ही स्टीवन बाहर भागने लगा, तभी एमरिलिस भी वहां पर आ गई। वो उसे कार तक ले जा रही थी, तभी उनके सामने आ जाता है लियोनार्ड, लेकिन टिंकर ने उसे स्टैब कर दिया और मरते हुए उसने अपनी तीसरी आंख भी रिवील कर दी, जो कि थी उसकी चेस्ट पर। ये दोनों पहुंच गए एक मोटेल में, जहाँ ये चैन से जी पाएंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। रोमांस करते हुए अचानक स्टीवन बुरी तरह चिल्लाने लगा, क्योंकि अब ये जानेगा कि असली पेन क्या है। आज तक जितने भी कांच उसने खाए थे वो सब उसकी बॉडी चीर कर बाहर आ रहे थे, जिससे कुछ सेकंड्स के अंदर उसकी जान चली गई और पूरा कमरा खून से सन गया। जब वो लेडी वहां आती है तो एमरिलिस स्टीवन की लाश के साथ बेसुध पड़ी थी, लेकिन इसकी सफरिंग यही खत्म नहीं होगी। अब स्टीवन की जगह कार्निवल का मुख्य आकर्षण होगी ये। उस लेडी ने उसे एक ह्यूमन पिंचर में बदल दिया और अब इसकी पूरी लाइफ ऐसे दर्द सहते हुए निकलेगी। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो इस कहानी को सुनकर बैथ का कहना था कि क्या वो बचकर नहीं निकली। तब वो कहता है कि यहाँ से निकलने का इकलौता तरीका है मौत। वो उसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिनके जरिए उसे इस टाउन की हिस्ट्री पता चल जाएगी। फोर्ट टेल का नाम है फोर्ट सोल्जर्स। सिविल वॉर के टाइम पर 4 सोल्जर्स अपनी मेन यूनिट से अलग होकर घूम रहे थे, जिनमें मेन है उनका लीडर सार्जेंट गैलन और सोल्जर पाइक।
थोड़ा आगे जाने पर दुश्मन सोल्जर्स आराम कर रहे थे, जिनमें से एक को शूट करते ही बाकी सरेंडर करने लगे, लेकिन पाइक के रोकने के बावजूद गैलन ने दूसरे को शूट करा दिया। वो पाइक को भी शूट करने को कहता है, लेकिन वो नहीं करता। तब तीसरे को भी उसने खुद ही शूट कर दिया। उसने पाइक को वार्निंग दे दी कि अगली बार अगर तुमने मेरा ऑर्डर टाला तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोल्जर्स को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वॉर एंड हो गई, इन्होंने बेवजह ही उन्हें मार दिया और वैसे भी गैलन उन्हें नहीं छोड़ता। वो डिसाइड करता है कि अब ये वापस नहीं जाएंगे, लेकिन पाइक वापस जा रहा था, इसलिए गैलन ने उसे शूट कर दिया। इसने पहले वार्निंग दी थी। सफर जारी रखते हुए वो सभी ओल्डफील्ड के करीब पहुंच गए, जहां कुछ बच्चे छुप कर उन्हें देख रहे थे। तभी अचानक कई ब्लास्ट होने से वो तीनों चित हो गए और बच्चों ने उन्हें बंदी बना लिया। वो उन्हें ओल्डफील्ड ले आए, जहां बच्चों की पूरी आर्मी ही मौजूद थी। उनका लीडर शांति से उन्हें अंदर जाने को कह रहा था, लेकिन वो होशियारी दिखा रहे थे, इसलिए उसने भी तुरंत ही उन्हें सैंपल दे दिया कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा। उस ग्रुप की लड़की अमेंडा गैलन को देखकर उसकी शक्ल किसी से मिला रही थी, मानो वो उसका करीबी हो। फिर शाम को लीडर गैलन से कहता है कि मैजिस्ट्रेट तुमसे मिलेंगे, वही ओल्डफील्ड के लीडर हैं, उन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया। गैलन उससे सवाल कर रहा था, लेकिन वो बिना कुछ बताए वहां से चला गया और इधर दो बच्चे दूसरे सोल्जर को परेशान करने में लगे हुए थे। ये बच्चे ऐसे वैसे नहीं हैं, इनमें पूरी सूझबूझ है और ये सारे टैक्टिक्स जानते हैं। कुछ देर बाद अमेंडा खाना लेकर गैलन के पास पहुंच गई। वो कहती है कि तुम डैड जैसे दिखते हो और यही मौका तो उसे चाहिए था। वो उसे बहला रहा था, तभी अचानक बेल बज गई, क्योंकि ये टाइम है मजिस्ट्रेट से मीटिंग का। अमेंडा के जाते ही गैलन की हरकतें देखकर लीडर ने उसे अमेंडा से दूर रहने को कह दिया। मीटिंग में वो सभी प्रेयर के जरिए मजिस्ट्रेट से आगे का रास्ता पूछ रहे थे, जो कि शायद उन्हें मिल गया। अगले दिन लीडर एक आंख अमेंडा को लगा रहा था, जो कि थी उस दूसरे सोल्जर की, लेकिन अफसोस वो काम नहीं करेगी और उसने अमेंडा को भी बेवजह दुखी कर दिया। शाम को अमेंडा गैलन के लिए खाना लेकर आ गई, तब वो उसे दोबारा बहलाने लगा। वो उसे कहता है कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, इसलिए अमेंडा ने रस्सी खोल दी और फ्री होते ही गैलन ने उसका दम घोंटकर उसे मार दिया। वो जल्दी से नीचे पहुंच गया, जहां बच्चे उस सोल्जर की बॉडी पार्ट के साथ खेल रहे थे, जिसे देखकर वो भी दहशत में आ गया। बच्चों वाली तो कोई बात है ही नहीं, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल रहा था। तभी पाइक ने उसका रास्ता रोक दिया, यानी कि वो भी बच गया था। उसने गैलन का पैर डैमेज कर दिया ताकि वो भाग ना सके। उसके बाद वो निकल गया। बच्चों को अमेंडा के मरने की खबर लग गई थी, इसलिए उन सब ने मिलकर गैलन को लपेट लिया। वो उसे कैद करके मजिस्ट्रेट के पास ले आए, जो कि कोई आदमी नहीं बल्कि वॉर में मरे उनके पेरेंट्स के बॉडी पार्ट से बना एक पुतला था। यह अनाथ बच्चे हैं कन्फेडरेट सोल्जर्स के, जो कि अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले रहे हैं एक कल्ट बनाकर। इनके अंदर सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। गैलन खुद को सरेंडर करके शांति की भीख मांग रहा था। अब कैसे पासा पलट गया, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। वो अमेंडा को दफनाकर गैलन की बॉडी में आग लगा देते हैं, जिससे वो जलकर राख हो गया। वो डिसाइड करते हैं ओल्डफील्ड को रीबिल्ड करने का, और उन्होंने क्या बिल्ड किया ये आपने देख लिया। यही है कोर इस टाउन का। तो ये कमाल की कहानियां सुनकर बेथ उससे कहती है कि आखिर तुम इस जगह से कैसे बचे। बदले में वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं बच गया। ये सुनकर बेथ अपने बैग से कुछ निकालने लगी, लेकिन ये बस जूलियन का मजाक था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि इस जगह ने इस पर असर नहीं किया, लेकिन बेथ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। वो कैथरीन के साथ तब से कनेक्टेड है जब से वो जेल में थी। उसने इसे जेल से कई लेटर्स भेजे थे, जिनमें उसने जूलियन की काफी बुराई की थी कि कैसे इसने कैथरीन के दिमाग में बचपन से जहर भरा। कैथरीन के कामों का सारा ब्लेम उसने डाल दिया जूलियन पर, इसलिए कैथरीन के साथ अभी से भी मरना होगा। उसने एक चाकू फेंक कर उसके गले में घुसा दिया। बदले में जूलियन कहता है कि वेलकम टू ओल्डफील्ड, यानी कि उसकी बात सच निकली। यहाँ की हवा बेथ को भी लग गई, वो भी मर जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो इसके हर एक टेल में कोई ना कोई टैबू दिखाया गया और यही इसका मेन थीम है, जैसे कि नेक्रोफीलिया, वूडू, कार्निवल्स का नॉट सो फन चेहरा और मर्डर करते बच्चे। ये काफी अच्छा एस्पेक्ट है इस मूवी का, जिससे सभी टेल्स एक जैसी है भी और नहीं भी। चारों ही टेल्स में कई सारे कॉमन मोरल्स हैं, जिनमें मेन है जैसा करोगे वैसा भरोगे। कोई स्पेसिफिक मोरल आप बताना चाहो तो बता सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $1.1 मिलियन और इसने कमाए थे $1.3 मिलियन, क्योंकि ये रिलीज हुई थी सिर्फ यूएस में। रिलीज के टाइम पर इसका नाम चेंज करके रख दिया गया था दी ऑफस्प्रिंग। बाद में जब ये डीवीडी पर रिलीज हुई तो फिर से यही नाम रख दिया गया। विंसेंट प्राइस के सारे सीन्स 2 दिन में ही शूट हो गए थे और वो सबसे बाद में शूट हुए थे। जेफ बर्क की सेकंड फिल्म थी। वो एक नए यंग फिल्म मेकर थे और जेफ ने सीधा विंसेंट प्राइस को अप्रोच कर डाला इस फिल्म में काम करने के लिए। उनके कॉन्फिडेंस को देखकर विंसेंट प्राइस इतने इम्प्रेस हो गए कि सीधा ही फिल्म के लिए हाँ कर दी। लेकिन बाद में प्राइस ने बताया था कि वो इस फिल्म को जरा भी पसंद नहीं करते। उनका कहना था कि वो इसमें फंस गए थे। जूलियन के रोल के लिए मैक्स वॉन साइडो को भी कंसिडर किया गया था। फोर्टिल को शूट किया गया था डेल्टन गा के एक बहुत ही पुराने घर में, जो कि अटलांटा से 40 मिनट की दूरी पर था। ज्यादातर शूटिंग रात में ही हुई थी और क्रू ने वहां पर काफी अजीब चीजें एक्सपीरियंस की, क्योंकि वो घर यूज किया था जनरल शर्मन और उनके ट्रूप्स ने एज हेडक्वार्टर्स और फील्ड हॉस्पिटल अटलांटा में जाकर पूरे शहर को आग लगाने से पहले। यह आखिरी एक्टिंग रोल था टैंकर यानी कि एंजेलो रोसिटो का। उनकी डेथ हो गई थी 21 सितंबर 1991 को 83 की एज में। ये मूवी शूट हुई थी 1985 और 86 में और रिलीज हुई जाकर 87 में।
बेथ के रोल के लिए पहले कैरल केन को कंसिडर किया गया था। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक कर देना, और इस बार आपको बतानी है अपनी कोई एक फेवरेट टेल। मेरी होगी सबसे पहली वाली, तो आप भी अपनी जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन की हवा आपको लग जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।